दोस्तों यूनिटेक शेयर एक समय पर 500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। पिछले 3-4 सालों में ही उसके पहले वो 500 गुना से भी ज़्यादा मल्टी बैगर दे चुका था अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक हिस्ट्री है, हम सबको पता है यूनिटेक के बारे में। अब ऐसे में हम में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है, क्या होगा अगर मैं अपनी शेयर होल्डिंग को कभी सेल ही ना करूं? What if I don't sell my existing shares for Sindai? वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ, सर्टेन कंपनियों के एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यूनिटेक का एग्जाम्पल हम सबको लोगों को पता है, एमआरएफ का एग्जाम्पल भी आई गेस हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैसे एक पर्टिकुलर दादाजी ने शेयर्स बाई किए थे और उनके पोते साहब को कहीं ना कहीं से वो शेयर्स की इंफॉर्मेशन मिली, उसकी वैल्यूएशन कई 100 करोड़ में थी। अब यहाँ पे सवाल वही फिर से कि क्या शेयर को हमें खरीदने के बाद लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए? क्या उसको हमेशा के लिए होल्ड करना चाहिए? क्या कभी सेल नहीं करना चाहिए? तो इसको समझने के लिए आपको पहले हमारी कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पे हमें आज की वीडियो में ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि क्या वाकई में हमें शेयर सेल करना चाहिए या नहीं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जो ये है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का शेयर, $460 के आसपास है। एक समय ऐसा था जबकि ये मात्र $1 से कम प्राइस पे ट्रेड किया करता था। उसके बाद आज का समय देखिए तो करीब करीब 460 गुना अगर हम यहाँ पे माने तो मल्टी बैगर बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट। अब ये 1987 से 2025 बड़ा लंबा समय है, राइट? लंबे समय में किस तरह की कंपनियां ऐसा परफॉर्म कर सकती हैं, हमारा सवाल ये होना चाहिए। किस तरह की कंपनियां होती हैं वो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए टेस्ला 2011 से यहाँ पे करीब करीब 26,000% के आसपास रिटर्न्स दे चुकी है। अब इसके साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एप्पल का। एप्पल यहाँ पे एक समय पे $1 से भी कम थी, 2,50,000% के आसपास यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न्स देती हुई दिखाई दी है। $200 के आसपास ट्रेड कर रहा है बट 2,00,000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स देती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में यूपीएल की बात करें तो एक समय 2003 में ₹1 से भी कम था और यहाँ पे करंटली देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको 54,000% के आसपास रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम वेदांता की बात करें तो वेदांता भी देखिए एक समय पे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो करीब करीब ₹2 के आसपास हुआ करती थी। 98-99 में 12,500% के आसपास रिटर्न्स देते हुए दिखाई दी है। इवन दो 2010 के बाद से ये एक कंसोलिडेशन यानी कि साइक्लिकल टाइप का स्टॉक बन के रह गया है, इवन उसके बावजूद 12,500% के आसपास रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे मैं इन स्टॉक्स की किसी तरह से रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये सभी के सभी स्टॉक्स अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो लंबे समय तक टिके और लंबे समय तक टिकने के साथ ही साथ इनमें हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम में से कई सारे इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आती कि क्या वो कंपनी, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, अगले 15-20 सालों तक टिक सकती है या नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए ये कि क्या कंपनी वाकई में 15, 20, 25, इवन 30 सालों तक के लिए सस्टेन कर सकती है? क्या उसके बिजनेस में ऐसा पोटेंशियल है? अगर जवाब मिलता है हाँ तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, तो फर्दर जाके वहाँ पे एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक, अब बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, सर्टेन स्टॉक में, मान लीजिए S1, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम इसको मान लीजिए हमारा प्लान है कि अगले 30 सालों के लिए रखना है, ठीक, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं? पहली पॉसिबिलिटी, या तो ये स्टॉक जीरो हो जाएगा, आगे चल के कंपनी बंद हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, ये स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव में रहेगा और जैसा हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, एप्पल हो, यूपीएल हो, जैसा हमने देखा पॉजिटिव में रहेगी और मल्टी बैगर बन जाएगी। तीसरा यहाँ पे ये हो सकता है
कि स्टॉक लंबे समय के लिए नेगेटिव ही रहे, बंद ना हो, जीरो ना हो, लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे नेगेटिव रहें हमेशा के लिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो बेसिकली ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी को रिमूव करने के लिए हमें एनालिसिस करनी होती है, और एनालिसिस कैसे करते हैं ये हमने कल की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को रखने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ये बात हमें समझ के चलनी होगी। अब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग 8th वंडर है दुनिया का, और 8th वंडर क्यों है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशंस कर रखे हैं। 1 रुपया 21 दिनों तक डबल करते जाइए तो कितना रुपया हो जाएगा, ये हमने कैलकुलेशंस किए बाकायदे। अब यहाँ पे 1 रुपया हर दिन डबल होने के चांसेस तो ना के बराबर हैं, बट कहने का मतलब ये है कि कंपाउंडिंग अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, इवन 14-15% की कंपाउंडिंग से ग्रोथ होती रहती है, तो वो भी वंडर कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर साल पैसा डबल हो, हर साल 14% से भी ग्रो हो, 15% से भी ग्रो हो, तो वो भी वंडर्स कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको टैक्स में बचत होती है, किसी भी तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते। आप मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केट में, 2 साल बाद वो 8 लाख हो जाता है, अगले 2 साल बाद वो 17 लाख हो जाता है, अगले 2 साल बाद वो मान लीजिए 35 लाख हो जाता है। हर 2-3 साल पे डबल हो रहा है, 40-45 लाख हो चुका है 7-8 सालों में। तो उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी अनटिल आप उसको सेल कर रहे हैं। जिस दिन आप सेल करेंगे उस दिन LTCG टैक्सेस उसमें लगने लगेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में साइन डाई के लिए होल्ड करने पे पोटेंशियल बेनिफिट ये भी होता है कि हम टैक्सेस अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ कुछ रिस्क्स भी एसोसिएटेड होते हैं। हमने 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी किया, राइट, कि क्या क्या हो सकता है। तो रिस्क में बेसिकली डाउनसाइड का रिस्क रहता है। हमने देखा कि अगर कंपनी मान लीजिए हमेशा के लिए नेगेटिव प्राइसेस दिखा रही है, तो हमेशा के लिए प्राइसेस उसमें नेगेटिव रहेंगे, आप हमेशा के लिए लॉस में रहेंगे। ऐसे में बिजनेस कंपनी का क्या है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिजनेस रिस्क भी एक एसोसिएटेड रिस्क होता है इस तरह के इन्वेस्टमेंट में, ये बात हमें ध्यान में देके चलनी चाहिए। तो खासतौर पे ऐसे बिजनेसेस हमें सेलेक्ट करने चाहिए जो कि एक तरह से सनराइजिंग सेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या हाइड्रोजन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, या रेलवे सेक्टर है। तो सनराइजिंग सेक्टर भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसे सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट करने से हो सकता है वंचित रह सकते हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए। इसके साथ ही साथ रीबैलेंसिंग से हम वंचित रह जाते हैं अगर हम शेयर को अपने बेच ही नहीं रहे हैं। इसके साथ ही साथ डीलिस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंपनियां, कई सारी कंपनियां होती हैं, वेदांता ने रिसेंटली अपने आप को डीलिस्ट करने की कोशिश की थी। अगर कंपनी डीलिस्ट हो गई तो वहाँ पे हमारे पास शेयर्स तो रहते हैं, बट फिर वो मुश्किल होती है उसको हटाने में, उसको सेल करने में। तो इस तरह के चैलेंजेस भी रहते हैं हमेशा के लिए शेयर्स को होल्ड करने पर। सो जब भी हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत शेयर्स को फिगर आउट करना है, तो पहले तो बिजनेस को फिगर आउट करना है, बिजनेस की स्टडी करनी है, फिर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनियां होती है उनको सेलेक्ट करना है, और उनमें लंबे समय के लिए बने रहना है। ऐसी कंपनियां बेसिकली डिविडेंड भी एक तरह से देती हैं, तो वहाँ पे भी इनकम का सोर्स हो सकता है डिविडेंड के फॉर्म में। तो ये बात भी हमें ध्यान देके चलनी है। सो बेसिकली बाई एंड होल्ड काम तभी करता है जब कंपनी सॉलिड हो, फंडामेंटली साउंड हो, उसके बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ का स्कोप हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आरकॉम आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे एक समय पे 500 रुपये के ऊपर थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक हिस्ट्री है। हम सबको पता है कि आरकॉम के साथ क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है। इसके साथ ही साथ यूनिटेक के बारे में तो हमने बात किया ही था। यूनिटेक यहाँ पे आप देखिए, ये एक समय पे 500 के ऊपर था। यहाँ पे क्या हुआ हम सबको पता है। DHFL के साथ क्या हुआ हम सबको पता है। अब DHFL का केस इंटरेस्टिंग है। देखिए 7 रुपये से 2002 के 7 रुपये से, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ख़राब परफॉर्मेंस थी। 2002 के बाद से 2018 तक करीब करीब 16 साल। अब मान लीजिए यहाँ पे शेयर किसी ने बाई किया और कभी सेल ही ना किया, तो उसके बाद क्या हुआ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 रुपये से करीब करीब 350 गुना के आसपास ग्रोथ होने के बाद एकदम से नीचे। तो इसलिए
ज़रूरी नहीं कि जो शेयर्स हम कभी ना सेल करें वो लंबे ड्यूरेशन में लंबा रिटर्न्स दे के ही जाएं। ठीक है, तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हमें इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप देखिए 10,000 रुपये अगर 2000 में इन्वेस्टमेंट किया होता है इन्फोसिस में, तो करीब करीब 13 से 15 लाख यहाँ पे हो रहे होते हैं। एक तरह से वेल्थ कंपाउंडर होता है। आरकॉम में हमने देख ही लिया, ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर होता है। आईटीसी यहाँ पे देख सकते हैं स्लो कंपाउंडर होता है बट कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर होता। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता। तो कई तरह की कंपनियां होती हैं, कई तरह के बिजनेसेस होते हैं। ऐसे बिजनेसेस को हमें आइडेंटिफाई करते हुए उनमें इन्वेस्टमेंट करना होता है और मॉनिटरिंग जरूरी होती है समय समय पे। ये रीबैलेंसिंग भी हो सकता है कि जरूरी हो जाए, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमने यूएस स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कशंस किया था। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए मैटर करता है लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा स्टॉक्स में होना चाहिए, थोड़ा सा बॉन्ड्स में होना चाहिए, हर जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और किस तरह के हम इन्वेस्टर हैं उसके बेसिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो यूएस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वेस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसका कि मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही थे। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इन एग्जाम्पल्स के साथ। ये किसी तरह के रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है। सेबी के रूल्स जो भी हैं, रेगुलेशंस जो भी हैं, उनको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके तहत ही हम यहाँ पे कंपनियों के डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए, दोस्तों से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए।